वह जिसका कि नाम चित्रा था, बीए की स्टूडेंट। फाइनल का रिज़ल्ट आज ही निकला था और वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगे हुए रिजल्ट्स के सारे कागज़ में अपना नाम ढूंढती रही। उसका दिल धड़क रहा था। उसके पिता थे नहीं, माँ जो थी बीमार रहती थी और लोगों के कपड़े सीती थी, घर का गुजारा होता था। कई लोग ताना मारते थे कि जब तेरी इनकम नहीं है तो क्यों तू बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। चित्रा अपना रिज़ल्ट देखते हुए घबरा रही थी, ना जाने कितने नंबर आए होंगे। उसकी माँ ने उसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और सोशलॉजी दिलाई थी। बीए फाइनल में अगर वो पास हो जाती है तो वह अपनी किसी नौकरी की तलाश करेगी और माँ को कहेगी कि अब आप आराम करिए, और माँ की दवाई के लिए जो पैसे नहीं होते उसका वो बंदोबस्त कर पाएगी। लेकिन चित्रा ने जब अपना नाम रोल नंबर के साथ एक लिस्ट में देखा तो वो हक्की बक्की रह गई, उसकी सांस रुक गई। उसने जोर से लोगों को, जो लड़कियां वाला आसपास थी, उनको हटाया और गेट की तरफ भागी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जाके अपनी मम्मी को अपने पास होने का, वो भी सेकंड डिवीज़न में, बताए। वह जैसी अपने घर के पास पहुंची, वहाँ उसे दो चार औरतें घर के बाहर बातें करती हुई दिखी। वह बड़ी हैरान थी। उन औरतों से कुछ पूछे बिना वो खुले दरवाजे से घर के अंदर गई तो उसने देखा कि सिलाई की मशीन और अपने बैठने के स्टूल के बीच में उसकी माँ फर्श पे गिरी हुई है और उसके होठों के बाहर कुछ खून भी बहा है। वह बड़ी हैरान हुई। माँ बेसुध थी। उसने लोगों ने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी समझ से अपनी माँ को लेके एक नज़दीक के नर्सिंग होम में गई। वहाँ डॉक्टरों ने चेकअप किया और काउंटर पे उसको फीस जमा करने के लिए कहा। काउंटर पे जब वो गई तो फीस सुन के उसके हाथ से जैसे दुनिया ही फिसल गई हो। कहाँ से लाती वो इतने पैसे? उसके पैसे घर में इतने पड़े भी नहीं थे, ना कोई पास पड़ोस वाला उनसे ज़्यादा संबंध रखता था, गरीब जो थे। वह घर आई तो पड़ोस के ही एक दुकानदार ने उसे पूछा कि क्या बात है, तकलीफ़ में थी तुम्हारी माँ, क्या हुआ? कहने लगी डॉक्टर ने एडमिशन के लिए बोला है लेकिन पैसे नहीं है। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारा परिवार हमारे दुकान के नज़दीक बहुत समय से रह रहा है, तुम लोग बहुत शरीफ हो, मैं तुम्हें 25,000 रुपये उधार के तौर पे देता हूँ, अब तुम बीए पास होगी हो। उसने कहा आपको कैसे पता लगा? तो दुकानदार कहने लगा कि जिस तरीके से तुम रिज़ल्ट देखने के लिए सुबह गई थी मुझे पता लगा था, और जब तुम भागी हुई खुशी से घर आई तो मैं समझ गया कि तुम पास हो गई हो। अब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए, नज़दीकी किसी हॉस्पिटल वगैरह में तुम्हें या ऑफिस में रिसेप्शन पे नौकरी मिल सकती है। रिसेप्शन के लिए तुम बिल्कुल फिट लड़की लगती हो, चुस्त सुंदर, रिसेप्शन के लिए जाके ट्राई करना। उसने दुकानदार को धन्यवाद दिया और
उसे कहने लगी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही आपके पैसे चुकाना शुरू कर दूंगी। दुकानदार ने कहा ठीक है, जाके माँ का इलाज कराओ। उसने जाके 25,000 रुपये में से 20,000 रुपये काउंटर पे जमा कर दिए और 5,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रखे। डॉक्टर ने उसे कहा कि दवाइयों का खर्चा और एडमिशन वाला का डॉक्टर का खर्चा इससे निकाल लेंगे, बाकी तुम बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो जमा करना। अब तुम अकेली लड़की हॉस्पिटल में मत रहो, तुम अपने घर जाके अपने घर के अंदर रहो। उसने उस नर्स का धन्यवाद किया और पास ही नज़दीक पड़ा हुआ उसने एक अखबार उठाया तो उसको एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी खाली दिखी। उसने तुरंत नर्स से कहा कि एक कागज़ पेन दीजिए, मैं एड्रेस नोट। सुबह वो जब रिज़ल्ट लेने गई थी तो अच्छी तरह नहा धो के गई थी, बाल में तेल लगा के कंघी करके। उसने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाके हॉस्पिटल में वैकेंसी के बारे में पूछे। वहाँ जब उसने बात की तो उन्होंने उसका बायोडाटा और एप्लीकेशन मांगी। वो कहने लगे कि इंटरव्यू अभी हो जाएगा। उसके बाद था नहीं तो वो बाज़ार में गई और वहाँ उसने अपना एक रेज्यूम टाइप कराया और साथ में एप्लीकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन और जो अभी अभी रिज़ल्ट आया था उसके बारे में बताया। उसने जब एप्लीकेशन और बायोडाटा स्टेपल करके दिया तो जो काउंटर पे काम कर रहा था उसने कहा कि आप बैठिए, मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद वो आया, कहने लगा कि आप यहाँ से तीसरे कमरे में चले जाइए, आपका इंटरव्यू शुरू हो गया। वो गई, वहाँ उसने इंटरव्यू दिया, उससे कई क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ से ओके होने के बाद उन्होंने फिर उसको दूसरे कमरे में भेजा। ऐसे 3 कमरों में उसका इंटरव्यू हुआ। बाद में तीसरे कमरे के जो मैडम थी उसने कहा अभी आप मालिक के कमरे में जाइए और वहाँ आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और जो जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं यही जो उत्तर आपने दिए वही दीजिएगा और अगर उत्तरों में मेल नहीं हुआ तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वो जैसे ही मालिक के कमरे में मैं आई कम इन सर करके अंदर गई तो उसने देखा वो एक अधेड़ उम्र का पुरुष था जो कि घूरती हुई नज़रों से उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं देखता रहा। बाद में उसने कहा प्लीज़ सिट डाउन। उसने कहा कि मेरा नाम शमशेर बहादुर है और मैं इस हॉस्पिटल का ऑनर हूँ। तुम को मैं अपनी सेक्रेटरी बना के रखना चाहता हूँ, रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई और लड़की सिलेक्ट हो जाएगी। सुना तुम्हारी माँ बीमार है। तब उसने बताया कि वो एक छोटे नर्सिंग होम में एडमिट है और उनकी फ़ीस के लिए उसने किसी से उधार लिया और उस उधार को वो अपनी सैलरी से चुकता करना चाहती है। मालिक ने कहा चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गई हो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। जो मैं चाहूँगा उससे अलग हट के तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी सैलरी मैं 30,000 रुपया मंथली सेलेक्ट करता हूँ और 60,000 रुपये मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए अभी दे दूँगा। वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा सर मैं ज़रा काम सीख जाऊँ और आप मेरा काम देख लें, तब
की और बात होगी, लेकिन अभी तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो जो प्रोपराइटर थे हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारी कुछ गलतियाँ होंगी तो वो मैं सह लूँगा और मैं तुम्हें बता दूँगा कि काम कैसे करना है। वो कहने लगा कि कल आके सुबह 60,000 रुपये मेरे से ले जाना या कैशियर से। वह घर आ गई। घर आके वो कपड़े बदल के थोड़ा रेस्ट करने लगी, क्योंकि उसे फिर फ्रूट वगैरह या कुछ दूध वगैरह लेके माँ के पास हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाना था। वो थकी हुई थी, उसकी आंखें लगने लगी। तब वो उठकर बैठ गई और दीवार के साथ टेक लगा के अपनी पलंग पे बैठी रही। तब उसे ध्यान आने लगा कि माँ ने बताया था कि उसके पिता विदेश में रहते थे और वो उनके साथ वहीं पे थी। वहाँ वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी आदतें थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और वो वापस भारत आ गई थी। यहाँ आने के बाद उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। वो बड़ी चिंतित हुई। उसने अपने पति को पत्र लिखा, फ़ोन भी किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और धीरे धीरे तुम्हारे मामा, चाचा और जो दूसरे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें अलग कर दिया। मैं किराए के कमरे में रहने लगी जहाँ तुम हुई। तब तक मैं लोगों के कपड़े सीने के काम में लगी हुई थी और उससे कुछ कमाई हो जाती थी, जिससे मैंने तुम्हें पढ़ाया। तुम्हारे पिता जो थे, उन्होंने मुड़कर हमारी कभी सुध नहीं ली। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई। शाम को 5 बजे उठी और नर्सिंग होम में जाके उसने अपनी माँ को चम्मच से दूध पिलाया और छोटे छोटे टुकड़े करके सेब वगैरह खिलाए। डॉक्टर कहने लगे कि अब इनकी हालत थोड़ी ठीक है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तुम खर्चे की परवाह मत करो। उसने कहा, सर मैं आपकी फ़ीस शायद कल ही जमा करा दूं दोपहर तक। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ठीक है, एडवांस के तौर पे तुम जो चाहे जमा करा देना। दूसरे दिन वो सुबह ऑफिस गई तो शेर सिंह जो था, शेर बहादुर, उन्होंने उसको अपने मेज़ की दराज से 60,000 रुपये एक लिफाफे में डाल के दिए और कहने लगा कि ये जमा करा देना और अपने खर्चे के लिए मेरे से आके ले लेना। उसने कहा, थैंक यू वेरी मच सर। कहने लगा, कोई बात नहीं, आपसदारी में कोई थैंक यू नहीं होता। अब मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, तुम कल मेरे काम आओगी तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा? उसने बड़े अजीब नज़रों से मालिक की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मालिक इशारों में उसे कभी कहता था कि लंच पे बाहर चलो, कभी कहता था डिनर पे फलाने होटल में जाएं तो वहाँ ये डिश मिलती हैं।
एक दिन तो उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरे किचन में आके खाना बना लिया करो, चाहो तो लिविंग में रह सकते हैं हम लोग, अब तुम्हें चिंता की बात नहीं है, तुम्हारी माँ का मैं इलाज करा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आके लिविंग में रहो, इतनी बड़ी कोठी है, सब अपनी समझना, ये हो हॉस्पिटल अपना समझना, और लोगों को दिखाने के लिए तो मेरी सेक्रेटरी की तरह ऑफिस में आती जाती रहना। उसे बहुत बुरा लगता था, वो सोचती थी कि ज़रा भी शर्म नहीं है इसको कि ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन क्या करे, वो उसके एहसान के नीचे दबी जा रही थी, मजबूरी थी ऐसी कि माँ को वो बीमार नहीं देख पाती। कई बार वो उसे कहता कि एक डॉक्टर मुकेश जैन है जो कि हिल एरिया में रहते हैं, वो उनसे मिलने जा रहा है, तो उसको भी चलना चाहिए साथ में, क्योंकि सेक्रेटरी के तौर पे वो उसको वहाँ पेश कर सकता है। डॉक्टर मुकेश जैन जो है अपने कई पेशेंट इस हॉस्पिटल में भेजा करता है, मैं भी उसे पेशेंट भेजा करता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, सर अभी माँ हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में एडमिट है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं, घर की बात है, अरे चलेगा, तुम चिंता मत करो। और फिर वो थोड़े दिन बाद कहता कि मैंने मुकेश जैन के पास जाके मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, फिर कभी चलेंगे। धीरे धीरे माँ स्वस्थ हो गई, तो उसको नर्सिंग होम से डिस्चार्ज मिल गया। उसने अगले दिन आके अपने मालिक से कहा कि सर, पर उसकी बात सुने बिना ही मालिक ने कहा, अरे खुशखबरी तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी माँ का कल डिस्चार्ज हो गया है। मुझे नर्सिंग होम से सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया। वो बड़ी हैरान हुई, कहने लगी सर आपने उस दिन कहा था कि आप माँ को देखने नर्सिंग होम नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं और वो एक छोटा सा नर्सिंग होम है। तो वो हंस पड़ा, कहता हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन भाई डॉक्टर जो होते हैं वो मेरे भाई होते हैं, ठीक है ना। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आज अभी जाऊंगा मिठाई लेके, और हाँ मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ से एक परमिशन लेनी है। उसने मुड़कर मालिक की तरफ देखा तो मालिक ने कहा, भाई मैं उनसे परमिशन लेके तुम्हें अपने साथ टूर पे ले जाया करूँगा, विदेशों तक में जाना होता है मेरा, लेकिन इन दिनों मैं अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करता जा रहा हूँ। वो बड़ी हैरान हुई। मालिक उसके पास से होकर गुजरा और उसने उसके कमर के नीचे जानबूझ के हाथ टच किया, और फिर हॉस्पिटल के गेट से निकलते निकलते उसने 2-3 बार उसको धक्का भी दिया। कई बार ऐसे लगा कि वो गिरते गिरते संभलने के लिए उसे पकड़ रहा है। वो बड़ी हैरान थी कि आज इस सर को क्या हो गया। कार में भी उसने उसे अपनी अगली सीट पे अपने साथ बिठाया और कहने लगा, आज तुम मेरे साथ आगे कार में बैठी हो, पहली बार हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं एक साथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें रॉकेट में बिठा के चांद पे ले जाऊं। वो बड़ी हैरान थी कि आज ये ज़्यादा ही बहकी बहकी बातें कर रहा है, पता नहीं इसने कोई अफीम शफीम तो नहीं खा ली। फिर वो मन ही मन कुड़ते हुए अगली सीट पे बैठी रही। घर पहुँचे और उसने मिठाई का डब्बा हाथ में लिए हुए चारपाई पे बैठकर बाल संवारती हुई उसकी माँ की तरफ मिठाई का डिब्बा बढ़ा के कहा, बधाई हो, आपकी बेटी
बहुत समझदार है, मेरे हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है, लेकिन कुछ आगे भी कहना चाहता था। अरे अरे ये तुम, फिर उसने मुड़ के अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहा, अरे क्या तुम जानकी की बेटी हो? तो चारपाई पे बैठी हुई उसकी माँ बोली, अपनी बेटी को पहचान लिया? वो हक्का बक्का रह गई। अरे जिसकी वो हरकतों से परेशान हो रही थी उसी की बेटी है। उसने देखा डॉक्टर को बहुत शर्म आई और घर से बाहर निकल गया। थैंक्स। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।